नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम तीन मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। क्योंकि भारत देश को लक्ष्य मिले हैं 2030 तक शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और एक बेहतर शिक्षा के पैमाने तक भारत देश को पहुंचना है। और इन तीनों ही मुद्दों को लेकर हम आए दिन नए नए चेहरों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी नजर में भारत देश 2030 तक कैसा होगा। तो आज भी हम जिनसे जानने वाले हैं, जिनके विचार जानने वाले हैं 2030 को लेकर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो सर, जिस तरह से हम 2030 की बात कर रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य मिला है भारत देश को: शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और बेहतर शिक्षा। इन तीन मुद्दों की जब हम बात करते हैं, कई सारे सवाल मन में आते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सच में 2030 तक भारत देश ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा? आप कहाँ देखते हैं 2030 में भारत में? देखिए, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सलाम करता हूं कि जब से आपने प्रधान सेवक की जिम्मेदारी संभाली है तो देश एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। इसके पहले देश ने कोई अपना लक्ष्य तय नहीं किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। देश हमारा भारत ये विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा हमें विश्व विजयी भारत बनाना है और इसके लिए पूरे देश को उन्होंने काम पे लगाया है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़कर काम करते हैं और उसी काम पे चलने के लिए युवाओं को, भारत के नौजवानों को, किसानों को प्रेरित करते हैं और पूरा देश अब उनके रास्ते पर चल पड़ा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्व विजयी बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये मुझे पूरी अब यकीन हो चुका है। मतलब सर, आपके हिसाब से 2030 तक जो लक्ष्य मिले हैं भारत देश को यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो हासिल कर लेगा देश? 100% कर लेगा। 2030 तक हम जो है अपने बहुत सारे जो हमारे लक्ष्य थे उसको पूरा कर लेंगे और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने अभी 5 नंबर पर हमें लाकर रखा है, 5वें नंबर पर रखा है, उसी प्रकार से आने वाले 2030 तक जो हमारा भारत है वो तीसरे स्थान पर आएगा और जो हमारा जो है जीडीपी है ये भी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो फिर सर, क्यों भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा 2047 की बात की जाती है? मुझे जिक्र नहीं दिखाई देता आमतौर पर 2030 का। 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, 2047 में ऐसा हो जाएगा, ये सारी तमाम बातें की जाती है। तो 2047 पर क्यों फोकस किया जाता है अगर 2030 तक हम लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र का बीज डाल दिया है और उसको पूरा देश मिलकर खाद्य पानी डालकर सिंचने का काम कर रहा है और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे देश के लोग, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 2030 का, एक पहला पड़ाव है जहां पर हम अपने आप को उस स्थान पर लाएंगे और आगे जो 2046 का उन्होंने लक्ष्य दिया है उस पे हम उस स्थान पर मजबूती से खड़े होकर पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। ठीक सर, एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरे देश को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो या कोई भी वर्ग का हो, पूरे देश को एक साथ आगे आना पड़ेगा। लेकिन इसी को लेकर एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियों द्वारा और कई लोगों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों में जा जाके शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसे आरोप भी कई दफा लगाए गए हैं। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और खासतौर पर माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट है, एक मुस्लिम है, तो आपसे मैं ये चीज जानना चाहती हूँ क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मुस्लिम वर्ग में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है बीजेपी को लेकर। तो ऐसा क्या सच में ऐसा है? क्यों नाराज है मुस्लिम वर्ग बीजेपी से? क्यों ऐसे आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, हम जब एक तरफ विकसित राष्ट्र की बात करते हैं और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों में
ये भावना जागृत की है कि हम चाहे अपने खेत में काम करें, खेती किसानी काम करें तो भी हम देश के लिए काम करें, चाहे अपने दुकान में काम करें, किसी को सामान बेचने काम करें तो भी देश के लिए काम करें, चाहे हम फौज में जाकर काम करें तो भी देश के लिए काम करें। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जो नागरिक का कर्तव्य क्या है, पहले लोग अधिकारों की बात करते थे किस प्रकार से हमको मिल जाए, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रथम की भावना पूरे देश में जगाई है और सब लोग इस भावना से काम करें कि हम देश के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें, पूरी निष्ठा के साथ काम करें। और जिस प्रकार से उसका रिएक्शन भी आ रहा है आप देखेंगे तो भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ी है, लोग अब सम्मान के नजर से हमें देखते हैं। आप पर्यटन देखेंगे, आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल देखेंगे, आपकी सभी में आपकी बढ़ा बात है। तो बिल्कुल सर, आपकी बात लोग से सहमत हूँ कि भारत देश की कहीं ना कहीं एक जो लेवल है वो दुनिया में बड़ा है। लोग विदेशों में जब बात करते हैं भारत देश की तो कहीं ना कहीं देश स्टैंड आउट करता है। लेकिन अगर मैं देश की ही बात करूं, इंटरनल बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पर ये चीज देखी गई है ना कि जो मुस्लिम समुदाय है भारत देश का, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाए गए हैं कि मस्जिदों में जाकर शिवलिंग ढूंढने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, धर्म की राजनीति, मंदिरों पर राजनीति की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई अपोज करता है तो उसे एंटी हिंदू करार कर दिया जाता है। ये आरोप देखिए लगाए गए, इन आरोप को क्या कहेंगे? देखिए राजनीतिक दल का विरोध लोग करना चाहिए, उनके गलत फैसलों का विरोध करना चाहिए, लेकिन राजनीति का विरोध करते करते देश के खिलाफ बोलना, देश की छवि को ठेस पहुंचाना, देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी देश को ऊपर ले जाने काम करें, दुनिया में भारत का नाम हो, भारत की एकता अखंडता, भारत की संस्कृति की पहचान हो, इसके लिए काम करें। दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ लोग देश को बदनाम करने के लिए एक निचले स्तर तक उतर के जा रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो सही मानव में सेकुलरिज्म है उसका पालन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे के धर्म में शामिल हो जाएं, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करें, और वो करते हैं। अभी आप देखेंगे लोहड़ी का त्योहार था, माननीय प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। अभी दिसंबर में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का त्योहार था, माननीय प्रधानमंत्री चर्च में गए। अभी जो अजमेर शरीफ का उर्स शुरू हुआ, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने चादर भेजी। तो जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं पूरे देश का पालक हूं, मैं पूरे देश का, पूरा देश हमारा परिवार है, तो परिवार के खुशियों में, परिवार के तीज त्योहारों में शामिल होकर वो एकता अखंडता का संदेश देते हैं। लोहरी के टाइम पर भी प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सहभागिता दिखाई। हर धर्म का बराबर से सम्मान किया जाता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं वोट बैंक देखूं पिछले चुनाव के कंपैरिजन में और 2024 का लोकसभा चुनाव में देखूं, तो क्यों 4% से 1% मुस्लिम वोटर्स हो गए? क्यों एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से, मुस्लिम कैंडिडेट, लोकसभा में नहीं जीता? एक सवाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है गरीब कल्याण, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी जो विकसित भारत के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी राजनीति के विरोध में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दंगा फसाद लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। जो इसके समर्थन में है वो हम भारतीय मुद्दे जनता से पार्टी के यहाँ साथ पर आ रहा है। भटक चुके हैं पूरी तरीके से। सवाल भी आपसे भटके हुए पूछे गए। देखिए, हम बेसिकली यहाँ पर वोट बैंक और बाकी सारी चीजों की बात नहीं करने आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी मुक्त भारत देश करने के लिए क्या ऐसे कदम उठा रही है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं हम्म। उनका जो लक्ष्य है वो गरीब कल्याण है, हम्म। और ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। अगर आप ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्यों हुई, तो जब हम्म। जनसंघ की स्थापना हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो उनका विचारधारा है वो एकात्म हम्म। मानववाद, गरीब कल्याण, जो समाज का अंतिम आदमी है अंत्योदय, उसके चेहरे पर मुस्कान आए, उसकी गरीबी लेकिन हटे। वो नहीं है ना सर, अभी वो है नहीं बेसिकली। वो फुलफिल कैसे होगा? नहीं आप देखेंगे तो जो गरीबी का
गरीबी रेखा का दर था, आप देखेंगे 2012 में, तो वो 13% था। अभी वो जो है 4.86% है। लगभग जो अभी है देखिए 80 करोड़ 23 लोगों को करोड़ अनाज लोग दिया जा रहा है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और जिस लगभग। प्रकार से देश गुमराह था, जिस प्रकार से देश में अफरा तफरी का माहौल था, जिस प्रकार से देश में अस्थिरता थी, उसको कंट्रोल कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब आगे बढ़ गया है। आप देखेंगे सर, कि गरीबी का परसेंटेज कम हुआ है, तो फिर मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को तो अभी भी अनाज दिया जा रहा है, तो फिर इससे क्या समझे कि अभी भी इतने लोग देखिए, तभी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, परसेंटेज गिर रहा है, अनाज दिया जा रहा है, तो कैसे हम समझे कि गरीबी खत्म? गरीबी रेखा से ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन वो गरीब है। अब उनको और मजबूत बनाने के लिए, जिस प्रकार से बीमार जब ठीक हो जाता है तो तुरंत उसकी दवाई बंद नहीं होती है, उसको कुछ दिनों तक मदद की आवश्यकता होती है, जब तक वो तो क्या बिल्कुल। अनाज देकर उन लोगों को मजबूत बनाया जा सकता है? क्योंकि बात आपने जैसे कही ना कि अपने पैरों पर खड़े नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़े हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि ऐसी स्कीम लाई जाए या ऐसी चीजें की जाए कि वो अपने आप में इतना सशक्त बने कि खुद से अपनी रोजी रोटी कमा सके, मुफ्त के नहीं, अनाज की बिल्कुल जरूरत ना पड़े? सारे सारे काम क्रमबद्ध होते हैं। एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और रोजगार के माध्यम से जो मुद्रा योजना है, बाकी सारी जो सरकारी योजना है उसके माध्यम से उनको किस प्रकार से आर्थिक मदद कर कर उनको रोजगार पे लगाया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सर उनको ट्रेनिंग दी रोजगार जाए, रोजगार भी एक बहुत, उनके आपने व्यवसाय को। रोजगार का जिक्र किया, रोजगार का जिक्र किया, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर बेरोजगारी दर जो है वो बहुत ज्यादा है, और माइग्रेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है। तो इसको लेकर क्यों नहीं कुछ पहल की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या फिर मैं केंद्र में बैठी सरकार से अगर मैं सवाल करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही है, तो क्यों नहीं इन दो राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है? और बल्कि देखा जाए तो इन दो राज्यों की वजह से ही आज जहां की भी जो मैं अगर फैक्ट्रीज कहूँ, कंपनीज कहूँ, वो चल रही हैं बिकॉज वहां के लोग माइग्रेट किए हैं, उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इन दो राज्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी नहीं है, गरीबी भी ज्यादा है, माइग्रेशन भी ज्यादा है, हालत खस्ता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही राजनीति की जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आप पलायन की बात करेंगे, जो पलायन पहले 60% थे, अब वो 10% पे आ गए हैं। चाहे वो कंपनियों की इंडस्ट्रीज तो बात एक भी हो, नहीं चाहे आई सर, तो विदेशी निवेश पलायन की कम बात हो। कैसे हो गया? नहीं, अब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं सर, तो क्रॉस क्वेश्चन तो होगा ना सर। आप बोल रहे हैं पलायन कम हो गया है, लेकिन मैं खुद उत्तर प्रदेश और मैं खुद बिहार से हूँ, मैं खुद देख रही हूँ, मेरे आस पड़ोस के लोग हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, अपने घर में रह ही नहीं पाते हैं वो। मैं मोहतरमा, मैं बताऊं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। जब मैं हाँ जी। 1986 में जब मैंने 12वीं पास की, मुझे इंजीनियरिंग करना था, तो मेरे पास वहां पे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। मुझे मजबूरी में महाराष्ट्र जाकर मुझे इंजीनियरिंग में भर्ती होना पड़ा, मुझे वहां से इंजीनियरिंग करना पड़ा। और ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि मैं वापस आकर उत्तर प्रदेश में काम करूं। लेकिन आज का जो उत्तर प्रदेश है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वहां पर रोजगार के अवसर की बात हो, और अगर आप देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री की भी बात हो, जिस प्रकार से योगी जी ने वहां पर, अगर कोई फिल्मों में भी काम करना चाहता है उसको भी वहां पर प्लेटफॉर्म मौजूद किया है। अगर कोई व्यापार करना चाहता है उसको भी सुरक्षित जो उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है, जो सड़कें वहां पर बनाने का काम किया है। जो आप देखेंगे, आज लखनऊ से अगर बनारस जाना है, लखनऊ से आजमगढ़ जाना है, 3 घंटे लोग पहुंच जाते हैं। तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया है, और चंद दिनों में, आज हुए कितने 7 साल हुए योगी जी को वहां पर आए हुए। आज यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहां पर जो गरीब है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पर मुफ्त तो की शिक्षा, अच्छा आरोप उनको लगते रहते हैं। स्कॉलरशिप, उनको हॉस्टल की सुविधा। आज व्यापार को देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया,
और वहां पर मुद्रा योजना के माध्यम से उनको पैसे मिल रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था हो रही है, और जिस प्रकार से गुंडागर्दी मुक्त करने का काम माननीय योगी जी ने किया है, अब लोग जो पहले दूसरे प्रदेशों में जाकर बसे हुए थे, वो उत्तर प्रदेश में आकर काम करना चाह रहे हैं और लोग वापस भी आ रहे हैं। देखिए, तो अगर काम करने की उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा सर। ये बात तो है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपॉर्चुनिटी कम है। लोग वहां से जा रहे हैं। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ के और बनारस में कौन सा ऐसा कॉलेज है बताइए जहां पर लोग जाके, अच्छी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बनारस की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बनारस में जाऊं तो बता दीजिए एक भी इंडस्ट्री जो खुली हो जहां पर जाके लोग काम कर रहे हो। नहीं देखिए, खुल रही है सर। आप बात इंडस्ट्री ये की है। बात कर रही हैं, जिस प्रकार से वहां पर काशी विश्वनाथ के मंदिर को माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के पर्यटन में लाके दिया है। सबसे वो ज्यादा पर्यटक अगर कोई आ रहा सही है बात है तो वो कि काशी में आ रहा मंदिर है। मंदिर को विश्व के लेवल पर लाकर रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात शिक्षा की कर रहे हैं ना, शिक्षा में ऐसे क्या किया जाए? नहीं, शिक्षा में भी देखेंगे, मंदिर एक वहां ऐसी कई जगह कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कई जो है स्नातक के कॉलेज खुले हैं। वहां पर चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे क्षेत्र के जितने भी जिले हो, वो वहां के बच्चे आकर वहां पढ़ते हैं। उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था दी जाती है, उनको हॉस्टल की व्यवस्था दी जाती है, उनके फीस की व्यवस्था की जाती है। जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, उनको भी मदद की जाती है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में पहली बार किसी सरकार ने ईबीसी, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको मदद करने का काम किया है, उनको आरक्षण देने का काम किया है। ये सारे फैसले पहली बार देश में लिए गए हैं जो सबको दिख रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते, काफी सारी अच्छी बातें बताई आपने। उम्मीद करते कि जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर जो लक्ष्य मिले हैं देश को वो हासिल करेगा। तो मैं बिल्कुल ये कामना करती हूँ कि 2030 तक ये लक्ष्य हासिल किए जाएं और एक जो स्वर्णिम भारत का सपना देखा गया है वो साकार हो। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ नेशनल खबर 24 टीवी न्यूज़ में। आगे की खबर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई खबरों के साथ।